Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School, Class 10th Geography, Chapter First Resources and Development. इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से रिसोर्सेज का मीन क्या होता है और क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं और समझेंगे क्या है. कैन यू आइडेंटिफाई नेम द वेरियस आइटम यूज टू मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल इन योर विलेज इन टाउन. ऐसे बहुत सारे आप आइटम देखोगे जो आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं और आप फाइंड आउट करो जैसे कर सकते हो क्या टाउन में और विलेजेस में. आप देखो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लाइफ को कंफर्टेबल बनाती हैं. लिस्ट बनाओ ऐसे आइटम की, नेम लिखो उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है उसे बनाने में. एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाइड अवर नीड्स. हर वो चीज़ जो एनवायरनमेंट में है और जो हमारी नीड्स को पूरा करती है वो क्या कहलाती है, उसे हम कहते हैं रिसोर्स. यानी आप जैसे आपको पानी पीना है तो आपको प्यास लगी है तो पानी पियेंगे तो वो क्या है, रिसोर्स. खाना खाना है, भूख लग रही है तो खाना खाओगे तो वो क्या है, रिसोर्स. यानी एवरीथिंग, यानी एनवायरनमेंट के अंदर जो भी आपकी चीज़ को उपलब्ध है, सेटिस्फाइड कर रही है आपकी नीड्स को, आपकी ज़रूरत को, तो वो क्या कहलाएगी, रिसोर्सेज. एक अदर डेफिनेशन भी स्टूडेंट देखेंगे कि ये और भी ज़्यादा हमें सेटिस्फाइड कैसे बोल करेगी कि डिफाइन, हम अदर डिफाइन देखेंगे. इट इज़ अ टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल. यानी ठीक है, आपके पास कोई भी चीज़ है, आप उसको अगर एज ए रिसोर्स कंसीडर कब करेंगे तो वो टेक्नोलॉजिकली क्या होना चाहिए, एसेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकल फिजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए जब हम उसको बोलेंगे रिसोर्सेज. अच्छा चलो एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे. कि एग्जांपल में चलो स्टूडेंट हम लेते हैं एक, चलो गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, ये हमारा रिसोर्स हो गया गोल्ड. अब आप इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, अपने आप तो एक्सट्रैक्ट करोगे नहीं, निकालोगे नहीं, कैसे निकालोगे, कोई ना कोई टेक्निकल के थ्रू इसको आप निकाल सकते हो. तो जब आप इस गोल्ड को टेक्नोलॉजी के थ्रू निकाल रहे हो यानी एसेसिबल है, अगर पॉसिबल है, आप उस रिसोर्स को, गोल्ड को कैसे निकाल पा रहे हो, टेक्निकल से टेक्निकली अगर उसको यूज़ करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए पॉसिबल है कंडीशन, तो वो एसेसिबल है. और अगर कोई सोसाइटी के अंदर, जो हमारी सोसाइटी है उसको क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है कल्चरली, यानी उसको एक्सेप्ट कर रही है जो आपने गोल्ड एज अ रिसोर्स जो आप निकाल रहे हो, एक्सट्रैक्ट करा है ओर से, तो अगर वो हमारी जो सोसाइटी है उसको एक्सेप्ट कर रही है तो दैट मीन्स वो कल्चरली एक्सेप्टेबल है. और इकोनॉमिकल फिजिबल, यानी जैसे कि आप गोल्ड को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो ओर से, तो वो ऐसा ना हो कि आप लॉस में चले जाओ, यानी उसको निकालने में इतना खर्चा हो जाए कि आपको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, तो वो इकोनॉमिकल रिसोर्सेज फिजिबल नहीं कहलाएगा. वो फिजिबल कब कहलाएगा, सुलभ कब कहलाएगा, कि वो आपके लिए इजी है, एसेसिबल यानी वहाँ आपकी पहुँच है, और फिजिबल यानी जब वो सुलभ है, यानी इकोनॉमिकली आपको वो प्रॉफिट हो रहा है. तो कोई भी इस रिसोर्सेज स्टूडेंट जब रिसोर्स कहलाएगा जबकि वो टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल और कल्चरली, आप देखेंगे तीनों टर्म्स को कंप्लीट करेगा, तो हमारी जो परफेक्ट डेफिनेशन बनेगी रिसोर्स की, वो हम कहेंगे उसको रिसोर्स. एक डेफिनेशन तो ठीक है, ये जो हमारी नीड को कंप्लीट करता है, सेटिस्फाइड करता है. सेकंड अगर हम देखें जो बिल्कुल उसको कंसीडर करता है कि हाँ रिसोर्स कब कही जाएगी, तो ये जब तीनों टर्म है वो तीनों टर्म्स को कंप्लीट करेगा. कोई भी रिसोर्स एज अ रिसोर्सेज जब कहलाएगा जब ये तीनों टर्म्स कंप्लीट करेगा. ठीक है, एज सिंपल इज दैट. उसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट कि इंटरडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन है क्या. दैट मीन्स कोई भी ह्यूमन बींग है, ठीक है, वो नेचर से क्या करेगा, यानी फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करेगा. कोई भी अगर मतलब हमारे आसपास से ही कोई ना कोई हम रिसोर्स यूज़ करेंगे, चाहे वो हमारा फॉरेस्ट हो या फिर कोई भी नेचुरल चीज़ जो हम नेचर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी फिजिकल एनवायरनमेंट से ही हम कुछ ना कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट करेंगे. पहले हम नेचर से करेंगे, फॉरेस्ट एग्जांपल ले सकते हो. लेकिन अब ठीक है, आप इंटरेक्ट तो कर रहे हो, लेकिन ये जो आप इंटरडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन देखोगे नेचर का टेक्नोलॉजी के साथ और फिर इंस्टीट्यूशन के साथ, ये क्या है. ठीक है, सबसे पहले ह्यूमन बींग क्या करेगा, नेचर से इंटरैक्ट करेगा. किसके साथ करेगा, टेक्नोलॉजी के साथ. जैसे एग्जांपल मैंने बताया गोल्ड का, तो गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो टेक्नोलॉजी की आप हेल्प लोगे तभी तो कर पाओगे, वो एज ए रिसोर्सेज तभी तो एसेसिबल होगा. दूसरा हम कहेंगे कि वो क्या है,
उसके बाद आप इंस्टीट्यूशन सेटअप करोगे, यानी इंस्टीट्यूशन क्रिएट करोगे, इंडस्ट्री सेटअप करोगे, जैसे कि माइनिंग इंडस्ट्री है, प्लांटेशन इंडस्ट्री है, रबर इंडस्ट्री है। तो दैट मीन्स आप पहले क्या करते हैं, ये पूरा एक इंटरलेशन बताया हुआ है तीनों के बीच में। ह्यूमन बीइंग क्या करता है, नेचर से इंटरैक्ट करके टेक्नोलॉजी के साथ इंस्टीट्यूशन क्रिएट करता है। तो ये एक रिलेशन बताया है कि किस तरीके से रिलेशन बनता है, एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ थिंग्स, यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एनवायरनमेंट में कोई भी चीज़ है उसको हम चेंज करना चाहते हैं या यूज़ करना चाहते हैं, जो भी एनवायरनमेंट में है, तो वो किस रिलेशन से होगी, नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस के बीच में जो एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशन होता है ह्यूमन बीइंग का, उससे होगी। ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट करेगा नेचर से, टेक्नोलॉजी से, और क्रिएट करेगा इंस्टीट्यूशन, और उससे क्या होगा, एसिलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी बहुत तेज़ी से, एसिलरेट यानी तेज़ी से, बहुत तेज़ी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, क्योंकि एक प्रॉपर वे में आप रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करके यूज़ कर रहे हो ना। और फिर आपने इंडस्ट्री भी सेटअप कर ली है, यानी इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर लिए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, मतलब क्या आप ये सोचते हैं जो रिसोर्सेज है वो फ्री गिफ्ट एज आपको नेचर मिले हैं? दे आर नॉट, नहीं, हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसमें ह्यूमन का कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, यानी जितने भी जो ह्यूमन बींग्स है वो खुद भी एक एसेंशियल कंपोनेंट है। रिसोर्सेज एज अ रिसोर्सेज अगर हम कंसीडर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट। एक्चुअली में ह्यूमन क्या करता है, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके ही कोई भी चीज़ है जो उसको यूज़ करता है तब। तो फ्री गिफ्ट तो हमें एज ए फ्री गिफ्ट नेचर से सारी चीज़ें मिली हैं, ये ट्रू है, बट उसके साथ साथ ह्यूमन बींग उनको यूज़ करता है, जितने भी एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं रिसोर्सेज के, दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज़ देम। और जितने भी मटेरियल है उसको चेंज करना और रिसोर्सेज एज अ रिसोर्सेज बनाना, और ख़ुद एक रिसोर्सेज है ह्यूमन बींग, तो एज ए हम कंसीडर कर सकते हैं। और अब हम देखेंगे इसी बेस पे रिसोर्सेज जो है क्लासीफाई करेंगे, तो 3 तरीके से क्लासीफाई करेंगे जो रिसोर्सेज हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, यानी लाइफ के बेसिस पे देखें तो बायोटिक लाइफ है, और अबायोटिक यानी लाइफ जब उसमें नहीं है। एक्सो एक्सोहॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे देखें तो स्टूडेंट, दैट मीन्स वो ख़त्म भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, यानी रिन्यूएबल जो ख़त्म नहीं होंगे, जैसे कि वाटर है, नॉन रिन्यूएबल जो ख़त्म हो जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, जैसे कि इंडिविजुअल किसी एक का अधिकार है, कम्युनिटी सब समुदाय का, ग्रुप का उस पर राइट है, अधिकार है। नेशनल एक कंट्री के अंदर जब जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका खुद का उस पर अधिकार है। इंटरनेशनल यानी बियॉन्ड ऑफ कंट्री, कंट्री के बाहर उस पर आपका कोई राइट नहीं है। तो ये सारी कैटेगरीज हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी जो रिसोर्सेज है वो पोटेंशियल है या डेवलप्ड है या स्टॉक है या रिजर्व्स है। तो ये ना क्लासिफिकेशन करें हुए रिसोर्सेज के, तो उस बेस पे अभी हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, वन बाय वन पढ़ेंगे जिससे कि आप उसको समझ सकें डीपली क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी बायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है, जो कि हमें बायोस्फीयर से मिला है, और जिसके अंदर लाइफ है। सिंपल से ध्यान रखो, जो लाइफ है जैसे कि फ्लोरा, फूना, फिशरीज और लाइफ स्टॉक्स, ये सब हमारी किस में आती हैं, बायोटिक में आती हैं। अबायोटिक यानी जिसमें लाइफ नहीं है, लाइक अ नॉन लिविंग थिंग्स हैं, रॉक्स और मेटल्स, इसको हम अबायोटिक कहते हैं। और बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी में रिसोर्सेज वो जो रिन्यू कर सकते हैं, एग्जांपल में आप ले सकते हैं जैसे कि वाटर ले लीजिए, और सोलर एनर्जी है। वाटर में देखें तो स्टूडेंट, आप जैसे पानी यूज़ कर रहे हैं, वो नालियों में जाता है, नालियों से रिवर में जाता है, फिर वहाँ से इवापोरेट होके ऊपर जाएगा, कंडेंसेशन होकर वो फिर ड्रॉप में चेंज होकर वापस नीचे आएगा। तो एक वाटर साइकिल जो होती है वो रिन्यू है। तो ये जो रिप्रोड्यूस होता है, फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल प्रोसेस पूरा होता है, जिससे कि वो रिन्यूएबल होता है, रिप्लेंसेबल होता है, यानी वापस वो चीज़ आपको मिलती है। और ये सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एट्सेट्रा, ये सारे इसी प्रोसेस में आते हैं। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम आगे अगर डिवाइड करें तो कंटिन्यूस और फ्लो, दो में हम कैटेगरीज में इसको बांट सकते हैं। अब ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स होता है जो कि एक लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम के बाद आपको मिलते हैं, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एग्जाम्पल है,
ये ऐसे ही रिसोर्सेज ऑफ मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं इसको फॉर्मेशन में, इसके बनने में। ऐसे ही मेटल्स हैं जो रिसाइकल तो हो सकते हैं कुछ कुछ, और जो लेकिन फॉसिल फ्यूल है उसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते, वो एग्जॉस्टेड है, कुछ टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमें सोच समझ के अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। अब हम देखेंगे जैसे कि ऑनरशिप के बेस पे इंडिविजुअल, यानी आप कह सकते हैं कि जो प्राइवेटली इंडिविजुअल किसी एक की संपत्ति होती है, जैसे फार्मर ने का अपना खुद का लैंड है, गवर्नमेंट ने उसे अलाउड कर रखा है और साथ में वो बस रिवेन्यू पे करते हैं, लगान देते हैं। ऐसे विलेजेस में जो पीपल्स रहते हैं उनके बहुत सारे लैंड ऑनरशिप होती है, खुद की लैंड होती है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास लैंड नहीं होती है। अर्बन पीपल को देखें तो उनके पास खुद के प्लॉट होते हैं, हाउस होते हैं, प्रॉपर्टी होती है। गांव शहर में आपने देखा है बहुत सारे प्लांटेशन ऑनर्स देखे होंगे, पास्चर लैंड्स देखी होगी जहाँ ग्रेजिंग कराई जाती है, पॉन्ड्स देखे होंगे, वाटर इन वेल्स, ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टी आपने देखी होगी, किसी न किसी एक इंडिविजुअल का उस पर अधिकार होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपने देखे रिसोर्सेज ऑनरशिप के बाय इंडिविजुअल्स, यानी किसी एक का उस पर राइट होना। मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ऑन बाय योर हाउस होल्ड, आप अपने ही घर के ऐसी चीज़ों का बना सकते हैं ऐसी लिस्ट जिस पे आपका अधिकार हो। कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज क्या होती है, दैट मीन जब पूरे समुदाय के जो ग्रुप होता है, पूरा एक ग्रुप है उसका उस पर राइट होता है, जैसे कि उस पर एसेसिबल है जितने भी मेंबर होंगे उस ग्रुप के। विलेज के अंदर कॉमन आपने देखा होगा ग्रेजिंग ग्राउंड होता है और बरियल ग्राउंड्स होता है, शमशान घाट, और ये जहाँ पे घास चराने के लिए पशुओं को भेजा जाता है। विलेजेस पॉन्ड्स होते हैं जो सब मिलकर मतलब यूज़ करते हैं, किसी एक का नहीं होता। जैसे शहर में पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट्स आपने देखे हैं। तो ये तो हमारा कम्युनिटी का है। उसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट प्ले ग्राउंड्स इन अर्बन एरिया, आपने प्ले ग्राउंड्स भी देखे होंगे जो शहर में सबके लिए होते हैं, जिसपे आर दी फैक्टो एसेसिबल टू ऑल द पीपल लिविंग देयर, जिसमें सबके ही उस पर राइट होता है, सबका अधिकार होता है, किसी एक का अधिकार नहीं होता। तो ये हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। रिसोर्सेज तो है, रिसोर्सेज को कंसीडर करते हैं हम, ये रिसोर्सेज कैसे है हमने वो भी देखा। अब हम देख रहे हैं उसको क्लासिफिकेशन में कैसे बांट सकते हैं। नेशनल रिसोर्सेज क्या होता है, टेक्निकली अगर हम देखें रिसोर्सेज एक नेशन से बिलोंग करता है, कंट्री के अंदर उसकी लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड्स, दैट मीन्स एक कंट्री के अंदर लीगल पावर होती है गवर्नमेंट के पास कि वो इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी पब्लिक के अच्छे के लिए यूज़ कर सकती है, किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी क्यों ना हो। यानी कंट्री के अंदर आने वाली सारी संपत्ति वो एक नेशन है। You might have seen roads, canals, railway construct on field on by some individuals. आपने देखा होगा कि जब ये चीज़ें कंस्ट्रक्ट होती हैं तो कुछ इंडिविजुअल्स की संपत्ति प्रॉपर्टी को ले लिया जाता है। जब ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है, अगर रास्ते में रेलवे बनानी है और यहाँ पे किसी का अगर कोई घर आ रही है या जगह आ रही है तो वो ले ली जाती है उससे। तो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को ये भी, शहर के अंदर जो डेवलपमेंट करने वाली अथॉरिटीज़ होती हैं उनको ये राइट होता है कि वो एम्पावर है उनके पास कि वो ऐसे एक्वायर कर सकते हैं किसी भी लैंड को, क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट ने ये राइट दिया हुआ है कि आप एक्वायर कर सकते हो अगर डेवलपमेंट प्लान में किसी की ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है तो। ठीक है। और ये जो ऑल द मिनरल्स हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, लैंड विद इन पॉलिटिकल boundaries and ocean area up to 12 nautical miles from the coast term as territorial water resources therein being to a nation, that means जैसे कि स्टूडेंट आप देख रहे हो, ठीक है, ये कोस्टल एरिया है, तो यहाँ से बोला है कि 12 न्यूटिकल माइल्स, यानी जो 19.2 किलोमीटर तक की जो दूरी है ना ओशन में यानी समुद्र में, वहाँ तक का जो एरिया है, जो रिसोर्सेज हैं, वो एक कंट्री यूज़ कर सकती है उसको। लेकिन अप टू यानी तो वहाँ तक का एरिया, तो इसको बोला है कि भाई वो टेरिटरी जो उसकी रिसोर्सेज है वो एक नेशन के अंदर ही आते हैं। तो ये अभी वैसे 22 किसी की बुक में वैसे स्टूडेंट 22 भी दे रखा है, तो आप उसको देख लेना कि बुक में जो फैक्ट एक्चुअली में दिए क्या नहीं है। तो 12 न्यूटिकल माइल्स मीन्स कि उसकी जो बाउंड्री है किसी भी कंट्री की, जैसे कि हमारी कंट्री की मैंने बाउंड्री बताई है, कोस्टल एरिया है, तो वहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस पे यहाँ तक का जो एरिया होगा 12 न्यूटिकल माइल्स तक, यानी 19.2 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसके जो रिसोर्सेज है वो एक कंट्री के अंदर आते हैं। ठीक है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज में अगर हम देखेंगे तो ये जो होते हैं, किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है ये रेगुलेट करती है इनके रिसोर्सेज को। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन यानी कोई कंट्री के हाथ में नहीं है। जैसे कि ओशन रिसोर्सेज का देखें तो बियॉन्ड ऑफ 200 किलोमीटर
देखो 200 किलो, यहाँ तक तो हमने 12 तक देखा ही था, उसके बाद 200 किलोमीटर तक भी इकोनॉमिकल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है, यानी उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद वाला यानी 200 के बाद वाला जो एरिया है आपकी बाउंड्री से, आपकी कंट्री की बाउंड्री से, तो वो ओशन किसी भी इंडिविजुअल कंट्री का उसके ऊपर राइट नहीं होगा। विदाउट परमिशन आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। कंकरेंस ऑफ द, अगर आपको सहमति लेनी पड़ेगी, किसकी लेनी पड़ेगी? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो उसकी केयर करता है उसकी आपको सहमति लेनी पड़ेगी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। 200 किलोमीटर के बाद से जो एरिया शुरू हो जाता है, यानी आपकी कंट्री है ये 12 तक तो हो गया, उसके बाद 200 तक आपका जो इकोनॉमिकल जोन कहलाता है 12 से लेके 200 के बीच का वो इकोनॉमिकल जोन है। ये तो 12 है न्यूटिकल और यहाँ पे 200 है, तो यहाँ तक तो ठीक है आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसके बाद वाला जो एरिया होगा वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहलाएगा, ओशियन का, जो आप यूज़ नहीं कर सकते। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में अगर हम देखें तो बहुत ईजी है। जैसे कि पोटेंशियल रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब है स्टूडेंट कि आप उस रिसोर्सेज को उस रीजन में क्या कर रहे हैं, विच आर फाउंड इन रीजन, आपको मिल तो रहे हैं बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, लेकिन आप उसको क्या नहीं कर रहे हैं, उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। यानी टेक्नोलॉजी भी है आपके पास उसको लेने के लिए। सबसे पहले हम रिसोर्सेज को देखते हैं कि टेक्नोलॉजी है हमारे पास, ये मतलब टेक्नोलॉजी के बेस पे देखते हैं, फिर हम देखते हैं हमारी इच्छा है उसको लेने के लिए, और फिर देखते हैं कि क्या हम उसे यूज़ कर रहे हैं। तो हाँ, इसको हम जो हमारे जो पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी तो है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल एनर्जी, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे हम यूज़ नहीं कर रहे। आर वी एबल टू यूज़ इट, यानी हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास और हमारे पास वो रिसोर्सेज जो है, लेकिन हम उसको प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे, वेस्टर्न पार्ट में इंडिया का जो है, राजस्थान में, गुजरात में एनॉर्मस पोटेंशियल है डेवलपमेंट ऑफ विंड और सोलर एनर्जी, लेकिन हम अभी भी उसको इतना प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि जब हमारी इच्छा तो है उसको यूज़ करने की, टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन हम उसको नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही डेवलपमेंट में देखेंगे, डेवलपमेंट में मींस टेक्नोलॉजी भी है, आपकी इच्छा भी है उसको यूज़ करने के लिए, विलिंग पावर भी है, और आप उसको यूज़ भी कर रहे हो। तो दैट मीन्स तीनों चीज़ हो रही हैं, तो वो डेवलप रिसोर्सेज है। यानी आपके पास क्वालिटी क्वांटिटी में वो सर्वे करा है तो डिटरमाइन कि वो यूटिलाइजेशन है। और डेवलपमेंट रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी और उसकी फिजिबिलिटी, यानी वो उस लेवल पर फिजिबल है या नहीं है, उपलब्ध है। तो ये तो हमारा था एग्जाम्पल में। वैसे आप उसका ले सकते हैं पेट्रोलियम और गैसेस। इसके एग्जाम्पल में आप डेवलप्ड रिसोर्सेज में हम ले सकते हैं पेट्रोलियम और गैसेस हैं, ठीक है, नहीं पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। और स्टॉक में आप लेंगे जैसे कि materials environment which have potential satisfied human needs, ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। स्टॉक का मतलब जैसे कि स्टूडेंट आपके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, ये इसमें वो मटेरियल आते हैं जिसमें आपके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है और आप यूज़ भी नहीं कर रहे हो उसको। तो जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि आपके पास एग्जाम्पल में क्या है। तो एग्जाम्पल में आपने देखा, फॉर एग्जाम्पल वाटर, ठीक है, वाटर इज कंपाउंड ऑफ टू फ्लेमेबल गैसेस, यानी दो गैसेस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड और मॉलिक्यूल से हमें क्या पता चला, H2O है हमारे पास। लेकिन इसको हम सेपरेटली यूज़ करने की कोशिश करें तो हम नहीं कर पा रहे हैं, यानी हमारी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है ही नहीं। हम इच्छा तो है हमारे पास, विलिंग तो है कि भाई हम इसको यूज़ कर लें, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, सॉरी टेक्नोलॉजी नहीं है, और ना ही हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही बोला है, हम जानते ही नहीं है नो हाउ, यानी किस कैसे अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। तो इस पर्पस को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, एंड इट कंसीडर एज ए स्टॉक, इसीलिए हम एज ए स्टॉक समझते हैं कि ये हमारे पास सिर्फ इसमें हमें क्या है, एक इच्छा है, विलिंग है हमारे पास, बाकी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। और रिजर्व्स में क्या है, रिजर्व का मतलब है स्टूडेंट सबसेट ऑफ द स्टॉक, यानी उसी का एक हम कह सकते हैं, एक हिस्सा है स्टॉक का ही, यानी जो हमें हेल्प करेगा टेक्निकली बताने में, नो हाउ, यानी जो हमें टेक्नोलॉजी, इसमें रिजर्व्स का मतलब ये तो है कि आपके पास टेक्नोलॉजी तो है इस रिसोर्सेज में, ये तो आपको पता है कि टेक्निकल कैसे यूज़ करना है, बट यूज़ नॉट हैव बीन स्टार्टेड, यानी अभी आपने उसको स्टार्टेड ही नहीं करा है, एक तो आपकी इच्छा ही नहीं है।
इसमें जब हमारी विलिंग ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है इसको यूज़ करने की। तो दे कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, हमने इसको फ्यूचर्स के लिए रख दिया है। रिवर वाटर अगर हम देखें, हमें पता है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट से जनरेट हो सकती है, हम लाइट बना सकते हैं, ठीक है, जनरेटिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर रिवर वाटर से। बट प्रेजेंटली हम क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन लिमिटेड में कर रहे हैं, हम उसको नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वाटर में हम डैम लगा सकते हैं। मतलब वाटर इन द डैम जो है उससे हम क्या कर सकते हैं, डैम से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। तो फॉरेस्ट ये सब हमने रिजर्व में रखे हुए हैं, यानी इन फ्यूचर में अभी हम देखेंगे कि क्या करना है। तो रिजर्व्स यानी रिजर्व में और स्टॉक में आप ये चीज़ समझ लीजिए, यानी आपको कोई भी रिसोर्सेज है ये जो हम बता रहे हैं, पोटेंशियल, डेवलप्ड और स्टॉक और रिजर्व, तो इनको कैटेगराइज करने के लिए सबसे पहले आप देखो टेक्नोलॉजी है या नहीं है। चारों के अंदर आप सबसे पहले देखो, सिर्फ स्टॉक के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम फिर इसको देखें, क्या हमारी इच्छा है यूज़ करने के लिए, तो सिर्फ रिजर्व को हमारी इच्छा नहीं है अभी इसको यूज़ करने के लिए, ठीक है, हमारी विलिंग नहीं है। फिर हम देखेंगे कि अभी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, नहीं, तो स्टॉक को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी प्रेजेंट डे में, यानी H2O को सेपरेटली यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हमें तीन चीज़ें देखनी पड़ेंगी, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व को उनको डिफरेंस बताने के लिए, करेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए, कि उसमें टेक्नोलॉजी देखना पड़ेगा, हमें अपनी विलिंग पावर देखनी पड़ेगी कि हम उसको यूज़ करने की इच्छा रखते हैं या नहीं, और अभी हम उसको यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये तीनों चीज़ देखनी पड़ेंगी। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ, कि कोई भी इन तीनों में क्या डिफरेंस है, कि हमारी टेक्नोलॉजी कल है या नहीं है, उसको एसेस करने में, फिजिबल करने में हमारी इच्छा है या नहीं है। क्योंकि हमने देखा था कल्चरली एक्सेप्टेड होना चाहिए सोसाइटी के लिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी होना चाहिए, कल्चरली होना चाहिए, यानी आप उसको विलिंग होनी चाहिए ना एज ए रिसोर्सेज कंसीडर करने के लिए, और क्या अभी आप उसको प्रेजेंट डे में यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये तीनों चीज़, ठीक है, ये तीनों क्या बताते हैं, टेक्नोलॉजी और विलिंग, यानी आपकी इच्छा है उसको एज ए रिसोर्सेज यूज़ करने के लिए, और अभी आप यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट डे में। तो इन तीनों से इनको हम चारों को बता सकते हैं डिफरेंस, पोटेंशियल में, डेवलप्ड में, स्टॉक में और रिजर्व में। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज किसे कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है स्टूडेंट एक वाइटल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन बीइंग में और मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब ह्यूमन सर्वाइव करने में तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है, साथ साथ हमारी जो लाइफ होती है उसकी क्वालिटी को भी इंक्रीज करने में किसका, रिसोर्सेज का इंपॉर्टेंट रोल है। इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री, गिफ्ट ऑफ नेचर, ये बिलीव किया जाता है कि जो नेचर से हमें फ्री में रिसोर्सेज मिले, एज अ गिफ्ट में मिले, गॉड ने हमें दिया है। तो एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग क्या कर रहा है, यूज़ दैम इनडिस्क्रिमिनेटली, इतना ज़्यादा उसको अंधाधुन यूज़ कर रहे हैं आँख बंद करके। और इसका क्या रिजल्ट निकल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे सामने आ गई हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम है, डेप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल, यानी जो कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बिना सोचे समझे यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज को, उसकी वजह से डेप्लेशन होता जा रहा है। और एक्यूमुलेशंस ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, यानी कुछ ही हाथों में जब रिसोर्सेज की पावर आ जाती है, जैसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट ऑनर्स होते हैं या माइनिंग ऑनर्स होते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ करना जो किसी कुछ ही हाथों में होती है, उसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। डिवाइडेड सोसाइटी दो सेगमेंट्स में बढ़ जाती है, हाफ्स और हैव नॉट्स, रिच एंड पुअर, यानी कुछ के पास चीज़ें हैं, कुछ के पास नहीं है, कुछ लोग रिच है, कुछ पुअर है। तो यहाँ पे रिसोर्सेज में आपको डिवाइडेड देखने को मिल रहा है। इनडिस्क्रिमिनेट अगर हम देखें, एक्सप्लॉयटेशंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करने की वजह से रिसोर्सेज का। और ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस देखने को मिली, कैसे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, इंडस्ट्री इंक्रीज़ हो रहा है तो उसके बाद क्या हो रहा है, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी तो स्टूडेंट ग्रीन हाउस जो हाउस गैसेज है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर आप देखेंगे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, फिर जो आइस मेल्ट होगी जो, और फिर ओशन का जो वाटर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद जो आपने बहुत सारे आइलैंड्स भी देखे होंगे जो समर जो आते हैं डूब जाते हैं, और एक ये सब क्यों हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ये पूरा एक लॉजिकल बैलेंस ही ख़राब हो जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं और
कोई उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जो इतना बढ़ गया, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डैप्लेशन होती जा रही है, ओजोन परत में छेद होते जा रहे हैं, जो पैराबैग्निक किरणें हैं, जो बहुत ज़्यादा जहरीले किरणें हैं, अल्ट्रा वायलेंट जो रेज हैं उसको कंट्रोल करती है, वो ओजोन लेयर ही उसकी भी मतलब प्रॉब्लम हो रही है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इंक्रीज हो गया, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हम रिसोर्सेज को बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं बिना सोचे समझे। फिर यहाँ पे हम देखेंगे तो equitable distributions of resources has become essentials for the sustainable quality of life। यानी उचित मात्रा में हमें जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए रिसोर्सेज का, और देखना चाहिए जो हमारी लाइफ के लिए, ग्लोबल पीस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड, अगर आप देखेंगे रिसोर्सेज डेप्लेशन हो रहा है, कुछ ही हाथों में है उनका, कुछ ही कंट्रीज़ के पास कंटिन्यू जिस तरीके से वो यूज़ कर रहे हैं, फ्यूचर अवर प्लानट बहुत डेंजर में है। यानी कुछ लोग, कुछ कंट्री बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हैं रिसोर्सेज को, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए रिसोर्सेज प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, सबकी ज़िंदगी बचाने के लिए जो हमारा अस्तित्व है उस वो बचा रहे। और सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए यह एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्चुअली में है क्या। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है रिसोर्सेज को यूज़, एनवायरनमेंट में से आप चीज़ों को यूज़ करो बिना नुकसान पहुंचाए। यानी डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, यानी आपको एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना, तब यूज़ करना है। डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंपेरिज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, और आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए सुरक्षित रखना। ऐसा नहीं है कि सब कुछ यूज़ कर लो और फिर आप उनके लिए कुछ बचा के ही ना रखो। अब रियो डी जेनरियो अर्थ समिट 1992 इसी सिनेरियो के चक्कर में स्टार्ट करी थी कि जो प्लानिंग करने के लिए, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे इन जून 1992 में मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट थे रियो डी जेनरियो में। ब्रादर हेड यानी जो पीएम या फिर वहाँ का जो हम कह सकते हैं हेड है, प्रेसिडेंट है, वो पार्टिसिपेट उन्होंने लिया। और उन्होंने इंटरनेशनल अर्थ समिट पहली बार उन्होंने ये करा मीटिंग, और समिट वाज कन्वेंड एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। और ये मीटिंग क्यों करी थी, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए कि जिस तरीके से हार्मफुल ग्लोबल लेवल बढ़ चुका है, और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए ग्लोबल लेवल पर। और असेंबल लीडर्स जो थे उन्होंने साइन करा, डिक्लेरेशन करा, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो हो रही है, उस पर हम काम करेंगे। और एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, जो भी उनके प्रिंसिपल्स थे उन्होंने अडेप्ट करा एजेंडा 21। यानी ये जो मीटिंग हुई थी उन्होंने एजेंडा 21 को अचीव करा, और किस बेस पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 1921 सेंचुरी में, यानी हमें इसको प्राप्त करना है लेकिन एजेंडा के थ्रू। तो एजेंडा 21 क्या है, 1992 में एक साइन किया हुआ, जो वर्ल्ड के लीडर्स थे उन्होंने साइन करा एक नेशन मतलब कॉन्फ्रेंस के अंदर। उनका क्या सिनेरियो था, एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को लेकर। ये रियो डी जेनरियो का एक मतलब रिजल्ट समझो, जो ब्राज़ील में हुई थी मीटिंग, उस कॉन्फ्रेंस के जरिए अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी हमें किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनका एजेंडा था कि एनवायरनमेंट डैमेज को कंट्रोल करना, पॉवर्टी, डिसीजेज, और ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, यानी मैचुअल नीड्स शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी सबके सहयोग से और सबकी ज़रूरतों को ध्यान रखते हुए और सबकी जिम्मेदारियों के साथ एक हमें इसको प्राप्त करना है। ग्लोबल जो ये हम देख रहे हैं, ग्लोबल प्रॉब्लम देख रहे हैं, सबका सहयोग चाहिए, सबका इंटरेस्ट होना चाहिए, सबकी ज़रूरत होनी चाहिए, सबको इसमें काम करना है। मेजर इसका सबसे ऑब्जेक्टिव उद्देश्य यही था कि एजेंडा 21 का, कि जो लोकल गवर्नमेंट है, यानी अपनी अपनी कंट्री की जो लोकल गवर्नमेंट है, वो ऐसे लोकल इश्यूज़ को लेकर आएंगी और उनके लॉ बना सकती हैं जो उनको शॉर्ट आउट कर सकें। एजेंडा 21 के अंदर ऐसे ऐसे वो अपने प्रॉब्लम्स को इशू कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं, और उसके लिए रूल्स बना सकते हैं प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोकल एजेंडा 21। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे रिसोर्स
देखा था कि किस तरीके से जो रिसोर्सेज है हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम रिसोर्सेज प्लानिंग हमारी रह गई है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रिसोर्सेज प्लानिंग क्या होती है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।